हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट से अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। रीड संस्कृत शिक्षण विधियों के अध्ययन के क्रम में आपका स्वागत है। राजस्थान में रीड परीक्षा के आयोजन में लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड में जो भाषा प्रथम भाषा संस्कृत और द्वितीय भाषा संस्कृत के सिलेबस में जो भी विधियां हैं उनका अध्ययन हम बहुत ही मार्मिक तरीके से करवा रहे हैं। हमने सिलेबस के अनुसार 5 वीडियो बना दिए हैं। छठा और अंतिम वीडियो है ये। इसके बाद में भी हम शिक्षण विधियों संबंधित पुराने पेपर के डिस्कस के बारे में और नवीन अपडेट के बारे में वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए कि राजस्थान के अंदर शिक्षण विधियों और संस्कृत व्याकरण के विधिवत और क्रम वाइज कोर्स कराने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा यह शिक्षण भाग 3 ग सतत मूल्यांकन अंतिम रूप से है, क्योंकि हम पहले वाले वीडियो में बहुत कुछ गाइडेंस कर चुके हैं। फिर भी हम आपको अवगत करवा देते हैं कि रीड संस्कृत भाषा लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड प्रथम भाषा संस्कृत द्वितीय भाषा संस्कृत कोई भी हो, उसके व्याकरण को 3 भागों में बांटा है और विधियों को भी 3 भागों में बांटा है। और व्याकरण के 15 अंक हैं और विधियों के 15 अंक हैं। हमने ये सारा सिलेबस बहुत ही मार्मिक तरीके से किया है। 30 में से 29-30 नंबर आने की संभावना रहती है अगर मार्मिक तरीके से अध्ययन करोगे, और आज हम इसको भी करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से रीड पाठ्यक्रम के 150 अंकों में से 30 अंकों की संस्कृत भाषा में, चाहे फर्स्ट लेवल हो, चाहे सेकंड लेवल हो, चाहे प्रथम भाषा संस्कृत हो, चाहे द्वितीय भाषा संस्कृत हो, 30 अंकों को 6 भागों में बांटा गया है। संस्कृत भाषा के 6 भागों में से प्रथम 3 भाग व्याकरण के हैं, जिसमें संस्कृत व्याकरण के 22 से 26 टॉपिक वर्णमाला से वाच्य तक हैं, जो कि हमारे YouTube चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत पर सबके सब बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझाए गए हैं। संस्कृत भाषा के 6 भागों में से अंतिम 3 भाग संस्कृत शिक्षण विधियां यानी मेथड के हैं, जिनको हम यहां विस्तार से समझाने जा रहे हैं। हम आपको संस्कृत शिक्षण विधियों के टॉपिक वाइज समझाएंगे। शिक्षण विधियों के प्रत्येक टॉपिक के अंत में उससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं उसे संस्कृत में समझाएंगे और विधियां हिंदी में समझाएंगे। रीड पाठ्यक्रम में संस्कृत शिक्षण विधियों के 3 भाग ये हैं। पहला शिक्षण विधियां और शिक्षण सिद्धांत, ये हमने इसके 2 वीडियो बनाए, उसके बाद में उसको प्रश्न संस्कृत में देकर समझाया है। दूसरा भाग भाषा कौशल अधिगम के साधन, पाठ्य पुस्तक संप्रेषण के साधन, ये 4 टॉपिक है इसमें। इसको भी हमने पूरा हिंदी में समझाकर उसके बाद में 2 वीडियो बनाए इसके दूसरे के, और उसके बाद में प्रश्नोत्तर जो कि आपके संस्कृत में दिए हुए हैं। तीसरा मूल्यांकन मौखिक लिखित प्रश्नावली, यहां तक हमने एक वीडियो बनाया, 5वां वीडियो, और 6ठा वीडियो अभी चल रहा है। सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये 6ठा वीडियो बनेगा। और इस तीसरे भाग के प्रश्नोत्तर का भी इसी के साथ में इंक्लूडेशन है, यानी पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ये 3 भाग है। और अभी हम जो है तीसरे भाग का ग पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे भाग का ग, क्योंकि क ख 2 हो चुके हैं। क के अंदर अपने मूल्यांकन संबंधित प्रश्न पढ़ा और ख के अंदर मूल्यांकन के लिखित मौखिक प्रश्न पढ़े, और ग के अंदर अपन पढ़ रहे हैं सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब अपन मुद्दे पे आते हैं कि आज अपन जो पढ़ रहे हैं उसको बता रहे हैं। इससे पहले हमने जो बताया वो केवल गाइडेंस था। तो सतत मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मूल्यांकन ये चीज तो अपन ने पढ़ लिया, मूल्यांकन को बहुत गहराई से बहुत मुद्दे से पढ़ा था। 2 प्रकार और मूल्यांकन प्रश्नों के 2 प्रकार, इस तरीके से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हम सतत मूल्यांकन पढ़ते हैं। छात्रों का निरंतर मूल्यांकन लेना सतत मूल्यांकन कहलाता है। अंडरस्टैंड? द कंटिन्यूअस वैल्यूएशन फ्रॉम चाइल्ड, दैट्स कॉल्ड क्या? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, मतलब सतत मूल्यांकन कहलाता है। इसका CCE प्रोग्राम, ठीक है ना, सतत मूल्यांकन को CCE प्रोग्राम कहते हैं। CCE का फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन, ठीक है ना। कंटिन्यूअस सतत, कॉम्प्रिहेंसिव
सतत कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशन यानी मूल्यांकन, ठीक है ना। सतत एवं व्यापक, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, ठीक है ना। सतत मूल्यांकन के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE, ठीक है ना। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब व्यापक। ये इस तरह से एक प्रोग्राम चलाया गया है। CBSE ने 6 अक्टूबर 2009 को, ठीक है ना, 6/10/2009 को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू किया था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी आस्क्ड इन रीट एग्जाम। ये रीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। CBSE ने 6 अक्टूबर 2009 को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू किया था। अब राजस्थान में 20 अक्टूबर 2009 यानी 14 दिन बाद में 20 अक्टूबर 2009 को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू किया गया था। अब देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम अलवर एवं जयपुर जिलों में कहां पर लागू किया था? अलवर एवं जयपुर जिलों में। देखिए, जीके क्वेश्चन भी है और सतत मूल्यांकन संबंधी शिक्षण वीडियो मेथड संबंधी प्रश्न भी बनता है, क्योंकि इस टॉपिक में ऐसे प्रश्न बनेंगे जो वर्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न जो मतलब एक शब्द में उत्तर जिसका दिया जा सकता है, जो थ्योरी पर आधारित नहीं है, ऐसे प्रश्न यहाँ बहुत सारे बनेंगे। राजस्थान में सबसे पहले अलवर और जयपुर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया, जो कि कक्षा 1 से 5 तक लागू किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जयपुर और अलवर में लागू किया गया, ये बात याद रखनी है सर्वप्रथम इसी डेट को, ठीक है ना। जयपुर और अलवर में शुरू किया और प्रोजेक्ट का नाम था पायलट प्रोजेक्ट और कक्षा 1 से 5 तक लागू किया गया था। अब देखिए, 20 दिसंबर 2013 में कक्षा 6 से 8वीं तक शुरू कर दिया था। 1 से 5 तक तो ये 2009 से 13 तक, ठीक है ना। 9 का 13 हो गया, 9 का 13 मतलब 9 को तो पहली से 5वीं और 13 में क्या हुआ था? 6 से 8वीं तक ये CCE मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया गया था। बहुत अच्छे से याद हो रहा है ना। तो मूल्यांकन संबंधित ये सतत मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये सतत मूल्यांकन RTE एक्ट 2009 के तहत लागू किया गया था। दैट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। RTE 2009 RTE एक्ट, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन RTE, ठीक है ना। एक होता है RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये तो है RTE मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम 2009 बना था ना, उसी के तहत ये राजस्थान में लागू किया गया है, ठीक है ना। ये बात खत्म हो गई, इतनी सी बात है। यहाँ किताबों में आपको 4-5 पेपर भरे हुए मिल जाएंगे और बहुत जगह बहुत कुछ कचरा होता है, लेकिन ये चीज, ये प्रश्न पूछने लायक सतत और व्यापक मूल्यांकन संबंधित। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातें जो परीक्षा में पूछी हुई भी है और इस वजह से मेरे स्टूडेंट है जो 30 में से 30 अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि ग्रामर पूरी क्लियर कर देते हैं और इस तरीके से इसको भी समझ लेते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट कह रहा था कि मेरे 29 नंबर हो गए, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था सन वाला, तो वो उसके गलत हो गए। तो ये क्वेश्चन भी अपने के सतत मूल्यांकन संबंधित है, वो भी याद कर लेने चाहिए। भारत में शिक्षा के प्रयास, भारत में शिक्षा के प्रयास शिक्षा संबंधित है। 1948 में बनी थी आचार्य देव समिति, ठीक है ना, आचार्य देव समिति इंडिया लेवल पे। और 1948-49 में विश्वविद्यालय आयोग बना था और 52-53 में बन गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग और 56 में बना था अखिल भारतीय माध्यमिक परिषद, ठीक है ना, अखिल भारतीय माध्यमिक परिषद। उसके बाद में 1964 से 66 के बीच में शिक्षा आयोग लागू हुआ था। इसके बाद में तो बहुत सारे आयोग हैं, लेकिन ये पुराने वाले अपने को याद रखने चाहिए। अब अपना अगला है, इसी के अंदर है राजस्थान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर द्वारा होता है। तो राजस्थान में सतत व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा लागू किया गया? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर द्वारा। इसमें हेल्प कौन कौन करता है, क्या क्या इसमें सहमति है, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या कार्य योजना है, ये सारे डिटेल से यहाँ पर बताए हुए हैं। बहुत ही मतलब मुश्किल से इस तरह के नोट्स बना करके आपके सामने लाए हैं, तो आप इसको जरूर पूरा ध्यान से देखें। SIQE के अंतर्गत CEE के दिशा निर्देश शैक्षणिक सत्र 2016-17 कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है ना। SIQE क्या है? उसके अंतर्गत जो CCEE, ठीक है ना, CCE के
जो कार्यक्रम चलाया गया था उसको देखिए। यहाँ पर ये पहले ये देख लेते हैं CIQE क्या है, सॉरी SIQE क्या है। S स्टेट, I इंटिटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इंटिटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल योजना है, ठीक है ना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल। अब CCE का तो आपको मालूम ही है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब ये जो काम करता है ना SIQE के अंतर्गत CCE के दिशा निर्देश शैक्षणिक सत्र 2016-17 में लागू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है, ठीक है ना। ये कक्षा 1 से 5 तक की लागू है, ठीक है ना। 2013 वाला जो सतत मूल्यांकन वाला वो अलग था। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर का है, जो ये कक्षा 1 से 5 तक का है। अब इसकी कार्य योजना बहुत विस्तारित है, इसको ध्यान से देखिए। जो निदेशालय ये काम करता है, इसके अंदर कौन काम करता है, कैसे काम करना चाहिए, स्कूलों में किस तरह लागू होना चाहिए, बच्चों को क्या मतलब अधिकारी कौन कौन होने चाहिए। पहला इसका है उद्देश्य। उद्देश्य के अंदर काफी बातें लिखी हुई है, लेकिन वो सामान्य है, उसका कोई औचित्य विशेष रूप से नहीं है, क्योंकि शिक्षा में गुणवत्ता लाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ये वगैरह सब, ठीक है ना। तो उद्देश्य पहली बात। और दूसरा है कार्यक्रम का संचालन, इसमें भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। मेन बात यह है कि कार्यक्रम का संचालन कौन कर रहा है, SIQE द्वारा कमेटी का गठन करके। SIQE एक कमेटी बनाती है, उसके द्वारा संचालन होता है। संचालन का मतलब होता है उसको ऑपरेट करना, उसके बाद में कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन का मतलब काम कौन करता है, ये तो हैंडलिंग करता है, काम कौन करता है, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा इसका क्रियान्वयन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही गहरी बात है, किताबों में ये बहुत साहित्य मिलती है, इसलिए इसको आप ध्यान से देख लें और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रखें, अपने मित्रों को भी बताएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से पूरा रीड का कोर्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तीसरा कार्यक्रम का क्रियान्वयन, देखो संचालन SIQE और क्रियान्वयन करता है वो निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर करता है। और दिशा निर्देश कब से है, शैक्षणिक सत्र 2016-17 के अनुसार है, जो अभी तक चल रहा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया में छात्रों के वार्षिक मूल्यांकन की रूपरेखा आती है। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, 5वां। 6वां क्या है, शिक्षकों के लिए निर्देश, छात्रों को पढ़ाने हेतु पाठ योजना बनाना और मूल्यांकन का कार्य करना, उसके लिए व्यापक निर्देश दिए हुए, लेकिन ये शिक्षकों के लिए। अब प्रधानाध्यापक की भूमिका, इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कार्य योजना में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका है, शिक्षकों की व्यवस्था करना, ठीक है ना, कमी क्या है क्या नहीं है वो, और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना। शिक्षकों की कमी प्रधानाध्यापक पूरी कैसे करेंगे, वो ये देखो गवर्नमेंट स्कूल के बारे में है सारी जानकारियां, सारे यहाँ पर जो बने हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इस तरीके से अधिकारियों को सूचित करके वो शिक्षकों की व्यवस्था करवाते हैं, या फिर अपने स्थानीय लोकेशन के अनुसार गेस्ट फैकल्टी वगैरह में वो शिक्षकों की व्यवस्था करवाते हैं और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। ये प्रधानाध्यापक की भूमिका। अगला चलते हैं, 8वां पॉइंट क्या है, अब देख लीजिए। 8वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षक एवं कार्य प्रणाली। शिक्षक संबंधित और विद्यालय संबंधित ये कार्य प्रणाली है। इसके अंदर आपके 7 पॉइंट है, कुल आपके 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट के अंदर आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, शिक्षक विद्यालय में प्रयुक्त सामग्री, ठीक है ना, विद्यालय में प्रयुक्त सामग्री या शिक्षक संबंधित है। शिक्षक डायरी और अन्य दस्तावेज, ये इंपोर्टेंट है। उसके बाद में सेकंड है विषयवार, कक्षावार या टर्मवार पाठ्यक्रम का विभाजन किया जाता है। बार बार उसका पाठ्य विभाजन किया जाता है शिक्षकों द्वारा, सब्जेक्ट वाइज, है ना, क्लास वाइज, या टर्म का मतलब होता है अवधि वाइज, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट है विषयवार, टर्मवार आंकलन सूचिका यानी अंकन पुस्तिका, चेकलिस्ट होती है ना विद्यालयों में, उसको तैयार करना। और प्रत्येक टर्म यानी 2 माह, एक टर्म कितने माह का होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 माह का, ठीक है ना। कुल 4 टर्म होते हैं, सितंबर, नवंबर, जनवरी और मार्च के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। अब है पोर्टफोलियो फाइल। पोर्टफोलियो फाइल क्या होती है, बस बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन यहाँ हमने सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देखिए, विद्यार्थी वाइज फाइल बनाई जाती है, उसको पोर्टफोलियो फाइल कहते हैं। अब वार्षिक आंकलन भी तैयार करना पड़ता है। और विद्यार्थी वार्षिक आंकलन ये तो विद्यालय दस्तावेज के लिए, ये विद्यार्थियों के लिए जो
होता है, मतलब उसका रिपोर्ट कार्ड वगैरह तैयार करना, इस तरह से वार्षिक आकलन होता है विद्यार्थियों का। और छठा पॉइंट है शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी बैठक। ये पीटीए नहीं है, पेरेंट टीचर असेंबली नहीं है, ठीक है ना, ये पेरेंट्स टीचर स्टूडेंट असेंबली होती है। उसके अंदर टीचर के सामने पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों होते हैं, तो स्टूडेंट के बारे में स्टूडेंट के सामने वो सारी बातें बताई जाती हैं जो उसमें खूबियां हैं या कमियां हैं, उस संबंधित बातें बताई जाती हैं, तो या उसके रिपोर्ट के बारे में जानकारी अवगत करवाई जाती है। इस तरह से 8वें पॉइंट में आपके 6 पॉइंट बन गए। फिर 9वां पॉइंट है, 9वें पॉइंट में क्या है, गतिविधियां आधारित शिक्षण कक्ष होना चाहिए। गतिविधियां आधारित शिक्षण कक्ष होना चाहिए। जैसे अपने स्कूल में होता है ना, एक होता है मतलब जहां पर डांस सिखाया जाता है, दूसरा जहां पर लैब होता है, कंप्यूटर लैब होता है, तो गतिविधियां आधारित शिक्षण कक्ष होने चाहिए। एबीएल मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी मतलब उसकी कार्य क्षमता के बेस्ड यानी आधार पर लर्निंग यानी सिखाना, बच्चे की क्या कार्य क्षमता है उसके आधार पर सीखना, ये है एबीएल, ठीक है ना। उसके बाद में इसके अनुसार छात्रों का चयन करके कौन स्पोर्ट में जाना चाहता है, कौन क्रिएटिव वर्क में जाना चाहता है, इस तरह से उनको एबिलिटी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के आधार पर गतिविधि आधारित शिक्षण कक्ष होने चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण, ठीक है ना, ये शिक्षक प्रशिक्षण बीएड वगैरह नहीं है, ये क्या है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाशों में आवश्यकता अनुसार जो टीचर लगे हुए हैं उनको फिर से ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से ये शिक्षक प्रशिक्षण भी यहाँ पर कंपलसरी बनाया हुआ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम राजस्थान निदेशालय बीकानेर द्वारा मासिक कार्य योजना मंथली, उसके अंदर क्या कार्य योजना है, जैसे रजिस्टर मेंटेन है, उसके अलावा और भी है, वो कार्य योजना यहाँ पर होनी चाहिए। अब 12वां इंपोर्टेंट चीज है, जिले एवं ब्लॉक स्तर पर सीसीई संबलन की व्यवस्था कौन करेंगे, जिला स्तर पर डाइट अकादमिक संस्था होती है, जिला स्तर पर डाइट होती है, वो अकादमिक संस्था होती है सीसीई की, है ना। व्यापक एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की डाइट होती है, वो अकादमिक संस्था होती है। और प्रधानाचार्य मुख्य अधिकारी होते हैं, डाइट के जो प्रधानाचार्य होते हैं वो उसके मुख्य अधिकारी होते हैं, तथा उन्हीं के दिशा निर्देश मतलब डाइट के प्रधानाचार्य के दिशा निर्देश के आधार पर ब्लॉक स्तर पर व्याख्याता या वरिष्ठ व्याख्याता, यहाँ कोई प्रधानाचार्य की बात नहीं लिखी हुई है, केवल ये लिखा हुआ है व्याख्याता व वरिष्ठ व्याख्याता को ब्लॉक स्तर पर CIQE प्रभारी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये अपने हो गए राजस्थान शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा दिशा निर्देश। अब अपन रीट संस्कृत विधियों के अंतिम स्टेज पर भाग 3 घ उपचारात्मक शिक्षण में आ गया। उपचारात्मक शिक्षण आपके रीट संस्कृत की शिक्षण विधियों, है ना, टीचिंग मेथड का अंतिम लास्ट टॉपिक है, तो इसके बाद में कुछ नहीं है। और इसके बाद में अपन डिस्कस क्लास वगैरह भी उसके भी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण एक बहुत छोटा सा और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। उपचार का मतलब होता है ट्रीट करना, कौन से बच्चों का, जो बच्चे शिक्षण में बहुत ही बैक है उनको ट्रीट करके कैसे अपन उसको अच्छा बना सकते हैं, वही है उपचारात्मक शिक्षण। वर्बली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी कर लेता है कि उसको अपन को क्या सकारात्मक सहयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये उपचारात्मक शिक्षण है। इसका विशेष रूप से यहाँ पर जो लिखा हुआ है यही इसके अंदर है। तो देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। किसी छात्रों के समूह को किसी विषय विशेष या प्रकरण से संबंधित समस्याओं एवं कठिनाइयों के निराकरण के लिए किया जाने वाला शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्य ही उपचारात्मक शिक्षण होता है। समझ में आएगा? समस्याओं और कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए जो भी शिक्षण होता है उसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, या अनुदेशात्मक कार्य यानी आदेश के अनुसार जो कार्य बच्चे करते हैं उसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अब बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख आधार निदानात्मक प्रक्रिया होती है। निदानात्मक प्रक्रिया, ठीक है ना। उपचारात्मक शिक्षण अनुदेशात्मक, निदेशात्मक, निदानात्मक ये चीजें आती हैं। अनुदेशात्मक मतलब टीचर के आदेश के अनुसार बच्चे काम करते हैं। निदानात्मक का मतलब, निदान का मतलब होता है समस्या का निराकरण करना, ठीक है ना। निदानात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए वहां पर।
और निदान के बाद ही उपचार करना चाहिए। पहले जो प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करना चाहिए, उसके बाद में उसको ट्रीट करना चाहिए। यह दुर्बल छात्रों के लिए होता है। अब बात करते हैं छात्र विषय को क्यों नहीं समझ पा रहा है, इसके कारणों का पता लगाना ही निदान कहलाता है। अब निदान का मतलब क्या होता है? कारण का पता लगाना, उसको कारण को मिटाना, उसके बाद उसका उपचार करना। मतलब उपचार का मतलब ट्रीट का मतलब यह नहीं है कि उसको मारना पीटना शुरू कर दे। ट्रीट का मतलब यह है कि उसको अब सिखाओ। वो बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं होता है तब तक उसको नहीं सिखा सकते, इसलिए पहले उसको मोटिवेट करो, मतलब उसको तैयार करो। अब देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है। लेखन त्रुटियां दूर करना, लिखने की त्रुटियां, छात्रों का उत्साहवर्धन करना, ये उपचारात्मक शिक्षण का। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं आपके ऑप्शन में, तो इससे रिलेटेड और भी आ सकते हैं, तो आपको समझना है, रटना यहाँ पे कुछ नहीं है। रटने से संबंधित पहले बता दिया था। छात्रों का उत्साहवर्धन करना, छात्रों व अध्यापकों में स्फूर्ति संपादन करना, ठीक है ना। ये उपचारात्मक शिक्षण टीचर में भी स्फूर्ति होनी चाहिए और बच्चों में भी होनी चाहिए। अब टीचर में स्फूर्ति है नहीं, ढीले ढाल से आकर के कुर्सी पे बैठ गए तो बच्चे तो सारे ढीले ढाले हो गए, और टीचर एकदम स्फूर्ति में है, आकर के इस तरीके से बच्चों में संबल बन दिया, ये पढ़ तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी आप सीख जाओगे। अरे रीड संस्कृत का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप हमारी वीडियो देख लो, बिल्कुल आपके 30 में से रियल में कह रहे हैं आपको, बिल्कुल। तो ये इस तरीके से उत्साहवर्धन किया जाता है। छात्रों में अध्यापकों में स्फूर्ति संपादन करना और छात्रों के मानसिक तनाव को दूर करके शिक्षण की रुकावट को दूर करना। अब देखिए ये आपका हो गया है। अब अपन प्रश्नोत्तर करेंगे, भाग 3 के प्रश्नोत्तर, उसको समझाएंगे। प्रश्नोत्तर हम इस तरीके से समझाएंगे कि वो एक मॉडल के रूप में है, वो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में भी हम डिस्कस करते रहेंगे और रीट एग्जाम के टाइम भी हम उसके पेपर का डिस्कस भी चैनल पर करते रहेंगे, और पीछे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सबके डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टॉपिक है। देखिए यहाँ पर हमारे चैनल पर उपलब्ध रीट संस्कृत संपूर्ण कोर्स के वीडियोस, हमारे कितने वीडियोस बन चुके हैं और बनने वाले हैं, वो यहाँ पर है। शब्दरूप के 4 वीडियोस, धातुरूप के 3 वीडियोस, प्रत्यय के 4, कारक के 5, समास के 2, वचन का 1, पुरुष का 1, लिंग का 1, उपसर्ग का 1, विशेषण विशेष्य का 1, विभक्ति का 1, अव्यय का 1, लकार का 1, वाच्य का 1, अशुद्धि संशोधन का 1, शुक्तियों का 1, विधियों के 6, संस्कृत शिक्षण विधियों का ये 6ठा है। इसके बाद में और भी बन जाएगा। इसके बाद में ये वर्ण विचार का 1, उच्चारण स्थान का 1, प्रयत्न का 2, संधि के 4 और सूत्र व्याख्या के 1 या 2 या और भी हो सकते हैं। इस तरीके से कुल 47 या 50 वीडियो और भी आवश्यकता अनुसार बनाए जा सकते हैं। तो कुल 50 वीडियो से आप रीड संस्कृत के 30 नंबर को कब्जे में कर सकते हो। अब हम आपको ये और कहना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद में हम प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। आप हमारे जो भी टॉपिक को देखते हैं ध्यान से देखें। हो सकता है कि आपके लिए आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हो, या आपके बैठने की और जगह संतुलित नहीं है, आपके पास में कुछ डिस्टेंस है, इसलिए टॉपिक समझ में नहीं आए। एकांत में बैठ करके ध्यान से देखें। ये कोई गाने या टिकटॉक नहीं है जो आप मजे से देख लो। यहाँ पर आपको एकांत में बैठ करके ईयरफोन लगाकर या बिना ईयरफोन के जो भी है आप रात को देखें या फिर आराम से देखें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। कुछ चीज रटने की है तो बीच में आपको वीडियो रोक करके आपको कुछ नोट भी करने पड़ेंगे और उसके बाद में आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके होगा। ऐसे नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं भाग 3 का क, ख, ग और घ पॉइंट 1 प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, आंतरिक मूल्यांकन से पक्षो अस्ति। आंतरिक मूल्यांकन का पक्ष है, आंतरिक मूल्यांकन का पक्ष है, क्योंकि जो पीछे पड़ा है उसी के आधार पर है। गैर शैक्षणिक गतिविधियां, शैक्षणिक गतिविधियां, अनौपचारिक गतिविधियां, और चौथे में कुछ भी नहीं। तो यहां पर देखिए गैर शैक्षणिक गतिविधियां, शैक्षणिक गतिविधियां, ये आपस में ऑपोजिट है, लेकिन जो गैर शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं वही अनौपचारिक गतिविधियां होती हैं, और जो शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं वो औपचारिक होती हैं, इसलिए औपचारिक हमने दिया ही नहीं। इसलिए राइट कौन सा होगा? शैक्षणिक गतिविधियां। आगे समझ में, शैक्षणिक गतिविधियां। और आपको आंतरिक मूल्यांकन से पिछले वीडियो में सारे कुछ है, उसको देख करके आप समझ सकते हो। जो समझे हुए उनको पता चल गया, समझ में आ गया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, प्रत्यय स्मरण प्रत्यय विज्ञानश्च कस्य मूल्यांकनस्य भेदो अस्ति। प्रत्यय स्मरण और प्रत्यय विज्ञान कौन से मूल्यांकन का भेद है? मौखिक का, प्रायोगिक का, निबंधात्मक का, या फिर वस्तुनिष्ठ का? ठीक है ना। तो मौखिक का तो है नहीं
और प्रायोगिक का भी है नहीं, निबंधात्मक का भी है नहीं, और वस्तुनिष्ठ का है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ के दो प्रकार हैं, प्रत्यय स्मरण और प्रत्यय विज्ञान। ठीक है ना, वहां आप देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ के एक गलत हो गया तो 29 हो जाएंगे 30 में से। अपने को 30 में से 30 लाना, एक नंबर की वजह से अपनी कुर्सी छिन जाएगी। ठीक है ना, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो कुर्सी पड़ी हुई है वो कुर्सी छिन जाएगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, मूल्यांकन, यहां पर क्या राइट हुआ, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, मूल्यांकन सुधारार्थे कक्षाया क्षेत्रे आचार्य देवेंद्र समिति कदा समभूत। मूल्यांकन सुधार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य देवेंद्र देव समिति कब हुई? अभी भी पढ़ा था, रटना पड़ेगा इसको। 1947, 1948, 1949, 1950। कब हुए थे? 1948 में। अब देखिए, शिक्षा या मूल्यांकन विषय CCE, ठीक है ना, CCE केन संचालितानी। CCE किसके द्वारा संचालित की जाए? शिक्षा के मूल्यांकन के विषय में राजस्थान में CCE, ठीक है ना, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा संचालित किया गया? RBSE, SIQE, NCERT, RPSE। तो यहां पर SIQE राइट है आपका। अब देखिए पांचवा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम मेलनम कुरुत, इनका मेलन करो। ब्राह्मण राज व्यवस्था, क्षत्रिय कृषि व्यापार व्यवस्था, वैश्य पूजन व्यवस्था, शूद्र परिचर्या व्यवस्था, इनको आपस में मिलान करना है। ये कैसा क्वेश्चन? देखिए, ब्राह्मण पूजन व्यवस्था करता है, और क्षत्रिय राज व्यवस्था, वैश्य कृषि व्यापार, और शूद्र परिचर्या व्यवस्था, ये आपस में मिलान कर दिया, कोई बात नहीं, ये भी याद हो गया। एतादृशो प्रश्नो इसमें प्रत्यय स्मरण से वस्तुनिष्ठ उदाहरणों अस्ति। ऐसा प्रश्न प्रत्यय विस्मरण नाम के वस्तुनिष्ठ से उदाहरणों अस्ति। वस्तुनिष्ठ का उदाहरण है, कैसा उदाहरण है? उसके भी ऑप्शन है, बहुविकल्पात्मक, संयोजन, वर्गीकरण या सादृश्यानुभव। बिल्कुल राइट आपने कहा, 2 नंबर संयोजन, आपस में मिलाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गलत हो जाएंगे। ये तो आपने मैंने आपको मॉडल बताया, और इस तरह से सारे के सारे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना संभव नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये वीडियो इसलिए बनाए जाते हैं कि आप मोटिवेट हो जाएं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन राइट कर सकते हो, और कौन कौन से टॉपिक आपके कोर्स में है, कौन से टॉपिक का मतलब क्या होता है। इसके बाद में जो पिछली परीक्षा में प्रश्न पूछे थे उनका अपन अध्ययन करेंगे, तो अपने 30 में से 15 में से 15 क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता। और ग्रामर के क्वेश्चन भी आप उसके अंदर तो 85% आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रामर के अंदर आपको 85%, क्योंकि वहां एक एक टॉपिक पूरे MA लेवल के हैं, है ना, पूरा समझना पड़ता है। वरना देखिए क्वेश्चन तो आपको 10वीं स्तर के पूछेंगे, सरल पूछेंगे, लेकिन वो सरल भी तो करना पड़ेगा ना, एक एक टॉपिक को करना पड़ेगा। वाच्य वगैरह कितने, देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके क्या है कि हमारे चैनल को आप यहां देख रहे हैं, तो यहां जो सब्सक्राइब लिखा है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों को भी सबको बताएं, कम से कम 10-12 सब्सक्राइब आपकी तरफ से होने चाहिए। उसके पास में हमारे चैनल का नाम लिखा है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो नीचे चला जाएगा। वीडियो नीचे चला जाएगा, ऊपर जो आएगा यहां पर आपके प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो यहां प्लेलिस्ट आ जाएगी। इसके अंदर हमारे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बुक्स भी पढ़ाई हुई है बहुत अच्छे तरीके से, 10वीं बोर्ड पैटर्न के अनुसार, 8वीं बोर्ड पैटर्न के अनुसार, और बाकी जो भी स्थानीय के अनुसार। लेकिन ये जो आपका रीट संस्कृत के अंदर लगभग 50 वीडियो यहाँ पर है, यहाँ संख्या लिखी हुई है वीडियो की, यहाँ फोटो है। तो इस तरीके से यहाँ आप क्लिक करके अपने रीड संबंधित सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की जगह आप वीडियो दबाएंगे तो सारे वीडियो आ जाएंगे, उसमें बच्चों के भी वीडियो है, इसलिए आप सारे साथ में प्राप्त कर सकते हो हमारी जो प्लेलिस्ट से, ठीक है ना। इसलिए किसी भी वीडियो के शुरुआत में भी हम यही बजाते हैं कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी कक्षा के वीडियो प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए, संस्कृत सीखो जड़ से, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो तक भगवान आपका भला करे। हे भगवान भला सबका करो शुरू, हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब